Chat with Sangeeta, spicy and multi-flavored conversations. आज हम बात करेंगे ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर्स. डॉक्टर्स की पढ़ाई तो बहुत लंबी चलती है और कमाई भी थोड़ी लेट ही लाइफ में शुरू होती है. लेकिन जब डॉक्टर यंग होता है और उसकी बस कमाने के दिन शुरू होते हैं, उसके मन में हजारों ख्वाहिशें होती हैं. लेकिन उनकी ख्वाहिशों की हकीकत कुछ ऐसे होती है. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले. जी भर कर हम कभी जी न पाए. जी भर कर हम कभी जी न पाए, क्योंकि जेब में पैसे कम निकले. हर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, फिर कमाता है और आखिर काफी इस समाज का सक्सेसफुल इंसान भी बन जाता है. आइए आज हम ऐसे ही एक डॉक्टर से बात करते हैं. ये है डॉक्टर अरविंद अरोरा. बॉम्बे के बहुत ही मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन इन्होंने अपने फाइनेंसेस कुछ इस तरह से मैनेज किए हैं कि ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इन एडवाइजिंग ऑन इन्वेस्टिंग. तो चलो स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद अरोरा का. डॉक्टर अरविंद, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और स्पेशली अपने पसंदीदा इंसान से बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो. तो अरविंद जी, 1976 में ना एक फिल्म रिलीज हुई थी, सबसे बड़ा रुपया. उसका जो टाइटल सॉन्ग है महमूद जी ने गाया था और उसकी कुछ दो लाइनें इस प्रकार है. न बीवी न बच्चा, न बाप बड़ा न मैया. न बीवी न बच्चा, न बाप बड़ा न मैया. द होल थिंग इज कि भाई सबसे बड़ा रुपया. अब ये लाइनें तब भी एंटरटेनिंग थी, पर आज एंटरटेनिंग भी है और रेलेवेंट भी है. आज के ज़माने में रुपया इतना बड़ा हो गया है. वी ऑल नो कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत ज़रूरी भी है. लाइफ की बेसिक चीज़ों के लिए खरीदने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और जिसके पास नहीं होता उसको इसकी अहमियत और भी ज़्यादा पता होती है. तो डॉक्टर्स जो हैं, जब अपना करियर शुरू करते हैं तो वो कमाने शुरू करते हैं, पर उसी समय उनकी शादी भी होती है, बच्चे होते हैं, उन्हें नया प्रैक्टिस शुरू करना है, जगह की ज़रूरत होती है. तो आज हम इस कॉन्वर्सेशन में डॉक्टर्स को 3 लाइफ फेजेस में डिवाइड करेंगे. तो ये पहले फेज में आपकी इन डॉक्टर्स के लिए क्या एडवाइस होगी? हाउ शुड दे मैनेज देयर मनी? तो यस, तो जो पहले फेज में डॉक्टर रहते हैं वो लोग वो हैं जिन्होंने जस्ट अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो जस्ट अर्निंग उन्होंने स्टार्ट किया है. इनके 2-3 कैरेक्टर ये होते हैं कि पहला तो सबसे बड़ा, इनके पास द मोस्ट लेथल वेपन ऑफ इन्वेस्टिंग इज देयर. वो है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन. इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे लेथल वेपन है ड्यूरेशन. इफ यू हैव ड्यूरेशन, तो ये यंग होते हैं तो इनके पास ड्यूरेशन है. सेकंड, एज इन्होंने जस्ट कमाना स्टार्ट किया है तो इनकी आगे की कमाई एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करेगी, बिकॉज इन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है. कमाई आगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. और थोड़ी सी लाइबिलिटी भी हो सकती है, जैसे कि कोई किसी ने एजुकेशन लोन वगैरह लिया है, तो ये 2-3 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए इनको जाना है. तो ये एज दे हैव द मोस्ट लेथल वेपन, इनको इन्वेस्टिंग में सबसे एग्रेसिव होना चाहिए. दे कैन बी एज रिस्क टेकिंग एज पॉसिबल. तो इनका ऐसा होना चाहिए कि पहले इनको एक तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मिनिमम जो चाहिए इनको, जो बेसिक 10 लाख या यस. 15 लाख जितना, वो सबसे. उसके बाद इनको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. ये 2 बेसिक जरूरतें वो हैं ही हैं. फिर उसके बाद ये इनका जो मंथली एक्सपेंसेस है, एजुकेशन लोन वगैरह का मिला के, और जो इनका अपना पर्सनल खर्चा है, वो खर्चा निकाल के बाकी जो भी इनके पास बचता है वो इनको पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग में डालना चाहिए. ओके. तो वो किस चीज़ को, कौन से इंस्ट्रूमेंट में डाले प्रेफरेबली? क्या वो फिक्स डिपॉजिट करे, डेट म्यूचुअल फंड, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स, या स्ट्रेट इनटू इक्विटी? बस कौन सी क्लासिफिकेशन में उनका वो जो पिरामिड होता है ना,
वो यस मैम। पिरामिड में इनका बॉटम क्या होगा और टॉप क्या होगा? यस मैम। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये इनके पास टाइम ड्यूरेशन है, इनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो सकती है, तो मैक्सिमम मैं तो कहूँगा कि 90% तक इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाना चाहिए मिनिमम। अगर 100% भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे साल हैं जहाँ ये इक्विटी में इन्वेस्टेड रह के अपनी वेल्थ को कंपाउंडिंगली ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का सबसे 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 अच्छा तरीका होता है कंपाउंडिंग करना। तो वो इनके पास है, तो हम्म। मैक्सिमम इनको इक्विटी प्लस गोल्ड उनमें जाना चाहिए, क्योंकि ये दो ही एसेट ऐसे हैं जो ग्रोइंग एसेट है, जो वेल्थ को ग्रो करते हैं। सो करेक्ट, सो टेक होम मैसेज इज कि जो यंगस्टर है वो अपनी एक्सपेंसेस निकाल कर फिर जो बचता है उसे अपने इक्विटी में डालें। ते उसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी होती है एंड कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, इसी उम्र के टाइम पे हो सकता है उसे अपने नई क्लिनिक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, अपना नर्सिंग होम एस्टैब्लिश करने के लिए पैसे चाहिए, हो सकता है उसे बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़े अपने हॉस्पिटल्स के लिए, या अपने जैसे एक ऑफ्थल आंखों का डॉक्टर होता है, उससे तो कितने सारे इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। यस मैम। और फिर उसी टाइम पर उसके बच्चे बच्चे हो रहे हैं, उसे कार की यस। ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है उसे अभी वो फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, पर आगे चलकर उन्हें अपना घर लगेगा। तो हाउ डज ही मैनेज दिस, हाउ डज ही चर्न, या हाउ डज ही गो अहेड? सो यस, यंगेस्ट एज ग्रुप को तो मैम हमने ले लिया। आई एम कंसीडरिंग वो 10 साल या 7 से 10 साल ही विल बी स्टार्टिंग अर्निंग। वो अर्निंग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ द डॉक्टर्स, जो उस फेज में आ गए हैं जहां उनकी अर्निंग्स तो इंक्रीज हो गई हैं काफी, लेकिन साथ साथ उनके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई हैं। किसी को घर लेना है जैसे आपने यस। बोला, किसी को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, किसी को क्लिनिक खोलना है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जो इसको दो तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं। या तो वो लोन लेके कर सकते हैं, जितना लोन अवेल करा सकें, और जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट वो 10 साल 5 साल से करते आ रहे हैं उसको वैसे का वैसे कंपाउंड होने दे। या दूसरा, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के और अपना थोड़ा सा लोन लेके अपना क्लिनिक होम घर वगैरह जो होम लोन लेके करना है कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई है, पर साथ के साथ पिछले 10 साल में जो इन्होंने मेहनत की है उसके हिसाब से इनकी अर्निंग भी काफी ग्रो कर चुकी होगी। सो वही अर्निंग से हो सकता है कि ये लोन लेके अपना उसका ईएमआई दे सकें। होम लोन लिया है तो उसका ईएमआई, या क्लिनिक के लिए कुछ ओन लिया, प्रोफेशनल लोन लिया तो उसका ईएमआई अपनी अर्निंग से देंगे, और सेम टाइम जो बचा हुआ है उसको इन्वेस्ट करना है। पर यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखनी है कि उनके ऊपर अब बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको कम से कम भी 1 साल का कंटिजेंसी फंड निकाल के जरूर रखना है, कि कभी भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो 1 साल के लिए ये उसमें से पैसा निकाल के अपना घर भर आराम से चला लें। तो इनको कैलकुलेट करना है मंथली एक्सपेंस कितना है सब मिला के, और वो 1 साल में कितना बैठना है उसको किसी लिक्विड फंड टाइप्स में डाल देना है। तो इनकी लोन लेना है या अपना कुछ कैपिटल को रिडीम करना है, तो क्या एक प्रपोर्शन पे आप आइडिया दे सकते हो कि क्या प्रपोर्शन होना चाहिए? सपोज आई एम 40-45, अच्छी कमाई हो रही है, पर मुझे ये सब काम करने हैं, घर लेना है, बच्चों का एजुकेशन यस। अब प्लानिंग करनी है आगे की एजुकेशन के लिए। सो हाउ डू डू इज लोन बेटर, कि अपना कैपिटल जो है उसको थोड़ा सा निकाल कर वो सब में इन्वेस्ट करें, क्या बेटर रहेगा? मैम, या पर्सनली सब चीजों में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। पर्सनली मेरी जो फीलिंग है उसके हिसाब से लोन जितना कम हो आपको उतना साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होगा, उतना आपको अपनी लाइफ यस। के लिए जो बाहर का स्ट्रेस आएगा वो कम होगा। तो अगर आपको कैपिटल निकाल के करना है तो वो बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास कैपिटल है। जितना कम लोन लेंगे उतना कम स्ट्रेस रहेगा। सो कैपिटल यूज कर सकते हैं, और यस। अगर थोड़ा लोन लेना है तो उस हिसाब से ले कि वो ईएमआई वो अपनी इनकम में से कर सके, यस मैम। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। एंड क्या इस स्टेज में भी उसे इक्विटी
बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही जाना चाहिए? यस, क्या इस अभी एज थोड़ा ग्रुप, सा 45-50 में यू शुड गो टुवर्ड्स कंजर्वेटिज्म? yes, slight conservative, not मैम कंप्लीटली स्लाइट कंजर्वेटिव, एज इन यंग एज ग्रुप हम लोग 90% इक्विटी में डाल रहे थे, तो यहाँ पे 65 टू 70% इक्विटी में जाना चाहिए। बचा हुआ जो है वो आप डेट प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। आपका पीपीएफ के बारे में क्या ओपिनियन है? पीपीएफ मैम एक जो बहुत पब्लिक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। प्रोविडेंट फंड है। यस मैम, उसमें आपको जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड इनकम में डालना है, तो आप जो 1.5 लाख का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इंडिया में, तो वो आपको पीपीएफ में डाल देना चाहिए, क्योंकि आप उससे वहाँ इनकम टैक्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फिक्स्ड इनकम। उसके ऊपर डालना तो इज जैसे नॉट। यस। जैसे ये डॉक्टर्स होते हैं, अ, अभी उनके हो सकते हैं बच्चे हैं और वाइफ है, तो क्या उन्हें अपने बच्चों के नाम में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जहां आप बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एट दैट एज ऑफ 45-50 व्हेन यू ऑलरेडी अर्निंग रीजनेबली ओके, उस समय क्या बच्चों के लिए नाम से भी शुरू करना चाहिए? मैम वो आप उसको डाइवर, जैसे मैंने बोला कि 65 टू 70% आपको इक्विटी में डालना है, जो बचा हुआ 30 टू 35% है उसका आपको डेट प्रोडक्ट में डालना है, फिक्स इनकम में डालना है। तो जहां जहां आपको बेनिफिट दिख सकता है उससे, इनकम टैक्स में या वाइल आप निकालते हुए उसको, तो वो आप उसको डाइवर्सिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको ये देखना है कि एक आपका फिक्स इनकम वाला इन्वेस्टमेंट है जो कि 30 टू 35% रहेगा, एक आपका इक्विटी वाला है जो 65 टू 70% रहेगा। तो वो जो डेट वाला पार्ट है उसमें आप किसी भी तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ओके। जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो डॉक्टर बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब उसे अपना पैसा मैनेज कैसे करना चाहिए? यस मैम, अब आया लास्ट स्टेज जहाँ पे डॉक्टर सक्सेसफुल है एंड मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपनी पूरी कर चुके हैं, या दो तीन छोटी मोटी बची होंगी। बट एट द सेम टाइम ये दिक्कत है कि अभी वो एज में पहुंच गए हैं कि जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हम लोग अपना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क एपेटाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू योर एज। तो ये एज ग्रुप के लोग क्या कर सकते हैं कि 50%, मोटा मोटा 50% इक्विटी में डाल सकते हैं, बचा हुआ फिक्स इनकम डेट प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं, और जो एक जनरल फॉर्मूला इन्वेस्टर्स बताते रहते हैं, ये वेल्थ मैनेजर्स बताते रहते हैं कि 100 माइनस योर एज, वो आपको इक्विटी में रखना चाहिए, बचा हुआ आपका फिक्स्ड इनकम में आना चाहिए। ओके। तो थोड़ा सा ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पे आप और क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस? ओके मैम, तो फिक्स इनकम में मैम दो तीन तरह के ये, पहला तो सबसे जो कॉमनेस्ट पब्लिक यूज करती है वो है बैंक एफडीज। फिर दूसरे तरह के होते हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। और फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं, या आरबीआई बीच बीच में कुछ बॉन्ड्स इशू करती हैं, लेकिन उनमें लॉक इन पीरियड होता है 6-7 साल का। वो भी सेफेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें लॉक इन, आपका पैसा लॉक हो जाएगा, आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। ओके। तो अरविंद जी, गोल्ड के बारे में आपका क्या व्यू है एज एन इन्वेस्टमेंट? अभी हमने देखा है कि कोरोना से टाइम्स में 2020 से लेकर 2025 तक गोल्ड हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा फॉर ऑल थ्री स्टेजेस ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ, कि शुड ही एंटर गोल्ड, एंड इफ यस तो कौन सी उम्र में ही शुड स्टार्ट? तो मैम अभी रिसेंटली बीवी लास्ट, के लिए ज्वेलरी खरीदना अलग बात है। यस यस, वो ओके, दैट वो इज नॉट अलग बात है, वो तो इन्वेस्टमेंट। उसे हमेशा यस करते रहना है। यस यस यस। तो पर एज इन्वेस्टमेंट? या लास्ट 15-20 ईयर्स का अगर रिटर्न देखें तो गोल्ड और इक्विटी ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है। बट ओवरऑल ओवरऑल लॉन्गर पीरियड देखें तो इक्विटी का रिटर्न गोल्ड से ज्यादा है। तो जो यंगेस्ट एज ग्रुप है, मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि वो गोल्ड में अगर 5-10% रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो पूरा इक्विटी में रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास 25-30 साल कम से कम है इन्वेस्टिंग के। सेकेंड एज ग्रुप में आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए 10 to 15% इन गोल्ड, एंड
फाइनली भी 10 to 15% इट गोल्ड। मोस्ट ऑफ द वेल्थ एडवाइजर आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपका 10 to 15% गोल्ड में होना चाहिए। ओके, आजकल तो वो गोल्ड इज बायबल ऑन द डीमैट अकाउंट, यस, तो बहुत आसान यस हो गोल्ड। गया है। गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स निकलते रहते हैं, सो इट इज़ क्वाइट इजी एंड डूएबल। वेरी गुड। यस, और सिल्वर, सिल्वर सिल्वर के भी मैम, बारे में क्या ख्याल है? सिल्वर भी रिसेंटली सिल्वर ने भी अपना बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो लेकिन सिल्वर का ये है कि सिल्वर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑनलाइन और ईटीएफ वगैरह वो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो वो इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। बट सिल्वर इज ऑल्सो गुड इंस्ट्रूमेंट, लाइक अभी रिसेंटली तो इसने गोल्ड को भी बीट कर दिया रिटर्न में। प्रॉपर्टी के बारे में क्या ख्याल है आज के करंट सिनारियो के हिसाब से? यस मैम, प्रॉपर्टी का मैम जो आप रहने के लिए ले रहे हैं वो तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट में काउंट होता नहीं है, तो हम उसका तो डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि जो आपने रहने के लिए लिया है वो तो आपको रहने का है। तो बाकी बचती हैं में जो मेजर इंडियन पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टी में, वो तो या तो घर लेके रेंट पे देते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देते हैं। पर दोनों का एप्रिसिएशन मैम इतना नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, रादर देन वो इन्फ्लेशन से काफी काफी नीचे रह जाता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस में तो प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ओके, तो ये जो कुछ भी सेकंड होम वगैरह खरीदना है वो शौकिया होना चाहिए, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बस एक चीज बोलूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा डेवलपिंग एरिया में कोई डेवलप हो रहा है, जैसे कहीं पे कुछ आने वाला है और वहां पे डेवलप हो रहा है, या कोई आपने प्लॉट लेके डेवलप किया, तो वहां पे काफी अप्रिसिएशन हो सकता है। पर अगर आपके पास टाइम है और आप हैंडल कर सकते हो देन, अदरवाइज हम डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं कि हम ये सब कहाँ देखेंगे कि क्या डेवलप हो रहा है, वहां जाके खरीदें या अपना प्लॉट ले लिया अब उसको बार बार देखते रहें कि वहां पे क्या चल रहा है। तो ये दो हैं जहाँ पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन अच्छा होता है, बट वो हम लोग रेगुलरली कर नहीं सकते। सो अभी तक हमने बहुत कमाने की और इन्वेस्टमेंट की बात की। अब थोड़ा सा स्पेंडिंग के बारे में बात करते हैं। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम पे हर आदमी कुछ भी बेच रहा है, और सबको आदत पड़ गई है कि एक क्लिक बटन दबा के हमको सब कुछ खरीदना है, और उससे आगे बहुत सारी कंपनीज हमको 10 मिनट में डिलीवरी दे रही है। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि वी जस्ट क्लिक बाय एंड वी वांट एवरीथिंग विद इन 10 मिनट्स अपने घर में। तो एक फिल्म आई थी, उसके कुछ बोल उसमें गाना था, वो उसके बोल कुछ इस प्रकार थे, विच इज़ वेरी रेलेवेंट टुडे। दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपया का मोल है, बाकी सब झोल है। पहली तारीख जब आती है तो अमेजॉन पे शॉपिंग हो जाती है, 30 तारीख आती है तब कंजूसी की नौबत आ जाती है। छोड़ो शॉपिंग, छोड़ो थिएटर, बस काम चलाओ टीवी घर पर देखकर। अब कैसे गुजारा होगा भैया, अरे बहुत मुश्किल है भैया। आमदनी है अठन्नी, खर्चा है रुपया। आमदनी है अठन्नी, खर्चा है रुपया। ये गाना आया था 2001 में, लेकिन अभी ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग बढ़ती जाती है और फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पोस्टपोन होते जाता है। इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन कि हमको लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी टावर्स में घर चाहिए, और शादियां जो होती है डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, और हर तरह से शोबाजी होती है। तो ये स्पेंडिंग के बारे में आप क्या, आपका क्या व्यू रहेगा? आप आज के डॉक्टर्स के लिए क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, ये तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं बेटा जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाना, अगर चादर के बाहर पैर एकदम सही जाएंगे तो कहा। ठंड लगेगी। तो सारी एकदम चीज में सही। मैम आपको ऑडिट, या हर चीज में आपको ऑडिट करना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने एकदम यंगस्टर्स में स्टार्ट किया था कि उन्होंने अर्निंग चालू किया है, तो वो पहले अपनी एक्सपेंसेस को उनको कम करना होगा। एक्सपेंसेस को कम करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना कंफर्ट छोड़ दो, आपको अपने कंफर्ट रखना है। जैसे आपसे ही एक बार डिस्कशन हो रहा था कि आपको अगर अपने किसी काम वाली जगह पे जाना है जहां आप काम करते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो एक तो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक होता है पर्सनल व्हीकल। तो अगर आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप पर्सनल व्हीकल में जाओगे। पर्सनल व्हीकल में दो चीज आएंगी, एक लग्जरी कार लोगे आप,
या एक बेसिक कार लोगे। तो अगर आप जो जो हम लोग बोलते हैं ना, बोर्न विद गोल्डन स्पून टाइप से हो कि जिनका घर से और पुश्तैनी बहुत पैसा है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं। पर अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी से ले रहे हैं, तो आपको अपनी खाली ज़रूरतें बेसिक से बेसिक ही करनी है। आप अपने कंफर्ट में लो, लेकिन बेसिक ज़रूरतों में ही रहो। कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं बोलूँगा कि आप करो कि कार की जगह नहीं आप बाइक से ही चले जाओ। आप कार लो, लेकिन वही कार लो जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो और बेसिक वर्ज़न उसका आप कर लो। आपको लग्ज़री और नेसेसिटी बहुत में सही कहा डिफरेंशिएट आपने। करना पड़ेगा। नेसेसिटी वो है जो आपको ज़रूरी है, लग्ज़री वो है जो आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हुँ। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जैसे आपने कहा कि ज़रूरत है तो कार लीजिए, पर उसमें कोई छोटी गाड़ी भी आपको अपने डेस्टिनेशन पर ले जाएगी और बड़ी गाड़ी भी ले जाएगी। तो आपको हैं। अपनी चादर के हिसाब से ही आपके पाँव फैलाने चाहिए। वेरी वेल सेड। तो अरविंद जी, और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए सब्जेक्ट पर, फॉर द व्यूअर्स? मैम बस वही है, इक्विटी का ही रहता है कि इक्विटी में हर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर यहाँ पर आके उनको ना दो जो इमोशनल फैक्टर होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। एक होता है ग्रीड, एक होता है फियर। ग्रीड तब आता है कि जैसे कि हम आजू बाजू से सुनते हैं तो हर एक चाहता है कि मेरी मेरी मनी हर 2-3 साल में मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाए। तो कभी भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का ही आप एक्सपेक्टेशन रखें, रियलिस्टिक रिटर्न्स का। वैसे जैसे एक बार हम लोग कभी कहीं और भी डिस्कशन कर रहे थे कि वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो उनके पास सारी इन्वेंट्री है, इतना जी। पैसा है, उसके बाद भी वो 20 to 22% सीएजीआर से रिटर्न कर पा रहे हैं अपनी लाइफ लॉन्ग। तो हम लोगों के पास तो जस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, लालच में नहीं जाएं। बीच बीच में ऐसे साल आएंगे जहां आपको ज्यादा मिल रहा है, कोई ऐसे साल आएंगे कम मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप डिसिप्लिनली इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको अच्छा रिटर्न। और दूसरा, फियर। कभी भी जैसे मार्केट क्रैश होता है तो कई लोग पैनिक में निकल जाते हैं कि निकल गए। कई लोग ये आजू बाजू की नॉइसेस सुन के फियर में आ जाते हैं, तो वो सब भी नहीं करना। आपको बस दो चीजें रखनी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है और रूल्स के साथ एकदम रिजिड रहना है। बस यही इन्वेस्टमेंट का फंडा, इससे ज्यादा कोई नॉलेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। पैसे में बहुत सारी डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है, और शुरू के सालों में हमें हमारा डेडिकेशन से काम करना है, और काम करते जाएंगे तो अपने आप पैसा आएगा और उसे मैनेज करना है। सो दर्शकों, कैश नाम की एक फिल्म आई थी, और उसमें ये गाना था, कैश टू द लेफ्ट ऑफ मी, कैश टू द राइट ऑफ मी, कैश इन द फ्रंट ऑफ मी, कैश टू द बैक ऑफ मी, कैश बी द डे फॉर मी, कैश बी द नाइट फॉर मी, कैश ऑन माई माइंड, मेकिंग मनी ऑल द टाइम। रुक 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 रुक, रुके ना इधर रुके ना उधर, झुके सर हर सर इसके दर पर, झुके सर इसके हर दर पर। बस कुछ यही सच्चाई है आज के ज़माने में, कि पैसे के दर पर सर झुकता है। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ मैसेजेस दूंगी। ये बातें कही हैं, जैसे अरविंद जी ने कहा, वॉरेन बुफे ने, जो इस दुनिया में बहुत मशहूर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सक्सेस पाई है, और उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। खर्चने के ऊपर उन्होंने कहा है कि हर इंसान को उतना ही खर्च करना चाहिए, जो वो ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसको उसे ज़रूरत है। अगर वो बेफिजूल की चीज़ें खरीदता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। कमाने के ऊपर उन्होंने कहा है, हर इंसान को अपना जो पेशा है वो तो उसका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है, पर हर इंसान के पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और वो है इन्वेस्टिंग। फिर सेविंग्स के बारे में उन्होंने कहा है कि हर इंसान को सेविंग्स करनी चाहिए। अपना पैसा खर्च करने के बाद जो बचता है उसे सेव नहीं करना है, पहले सेव करके फिर जो बचता है उसे खर्च करना है। रिस्क उठाने के बारे में उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी भी नदिया की गहराई दोनों पाँव अंदर डालकर नहीं चेक की जाती। और मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में उन्होंने ये भी कहा है
कि हमें हमारे सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, हमें उन्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मार्केट के बारे में उन्होंने कहा है, पैसा वो ही बनाता है जिसे पेशेंस हो, पेशेंस रहेगा तो उसका पैसा बढ़ेगा। It is very important that you do not time the market, but you spend time in the market. तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे शुक्रिया लूंगी अरविंद जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो, एंड आप सबसे भी शुक्रिया लूंगी, गुड बाय कहूंगी, एंड सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट शो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।